गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 यानी कि एग्रीकल्चर को ही कंटिन्यू करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन फूड क्रॉप के बारे में। तो नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर जो पहला हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है, ये है रबर, जिसे कि सामान्य भाषा में आप लोग क्या कह देते हैं, रबड़ कह देते हैं। उसी के बारे में ही हम लोगों को डिस्कस करना है। आप लोग अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि हम लोग बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं जो कि रबड़ से बने होते हैं। अब ये रबर हमें कहां से मिलता है? ये मिलता है रबर के पौधे से। रबर के पौधे पर कहीं पर भी आप अगर कोई कट लगाएंगे तो कट लगाने के बाद उसमें से एक लिक्विड निकलना प्रारंभ होता है जो कि देखने में व्हाइट कलर का होता है, बिल्कुल दूध के जैसा होता है। तो ये जो दूध निकलता है, ये जो मिल्क निकलता है या फिर जो इस पेड़ का लिक्विड है, इसी को ही क्या कहा जाता है? इसी को ही लेटेक्स कहा जाता है। अब रबर प्लांट से लेटेक्स मिलने के बाद देखिए, जैसे रबर का पौधा है उसमें कहीं पर भी कट लगाया जाएगा तो ये लिक्विड निकलना प्रारंभ होगा। लिक्विड को इकट्ठा करने के लिए भाई किसी भी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर लेटेक्स को इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठा करने के बाद जब इसको प्रोसेस किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? इसको प्रोसेस करने के बाद ही हम लोगों को रबर मिलता है। और रबर का इस्तेमाल एक रॉ मटेरियल के रूप में जो भी रबर इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा किया जाता है। अब रबर के बारे में आपको सबसे पहले एक बात जाननी है कि रबर जो है ये एक इक्विटोरियल क्रॉप है। इक्विटोरियल यानी कि विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्रों में उगाए जाने वाली एक महत्वपूर्ण क्रॉप है। तो ये क्या है? इक्विटोरियल क्रॉप है। इस चीज को समझने के लिए देखिए, आप एक डायग्राम देखेंगे, पहले भी हमने डिस्कस किया है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। अर्थ को ठीक बीचों बीच से डिवाइड करने वाली एक लाइन जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। इसी को ही इक्वेटर कहते हैं, इसी को ही विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो रबर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये एक इक्विटोरियल क्रॉप है, यानी कि रबर का पौधा जो मेन रूप से पाया जाएगा, मेनली वो कहां पर मिलेगा? जो इक्वेटर है इसके आसपास के रीजन में मिलेगा। इक्विटोरियल क्रॉप है, लेकिन रबर का उत्पादन जो है ये ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है यहां पर भी किया जाता है। तो 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, यहां के आसपास के एरिया के अंदर देखिए इसका रबर का उत्पादन किया जाता है। ये मेनली यहीं की ही क्रॉप है जो इक्विटोरियल रीजन है यहाँ का, ठीक है। जैसे कि जो अमेजन बेसिन है, मेनली ये यहां पर पहले पाया जाता था। बाद में ये पौधा देश के विश्व के अलग अलग भागों में फैल गया और आज के समय में हम लोग देखेंगे कि विश्व में बहुत से देशों में रबर का उत्पादन किया जाता है। तो रबर जो है इक्विटोरियल क्रॉप है, लेकिन कुछ केस में देखिए, जैसे जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ जिसे कि क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। और इनके बीच का जो रीजन है इसे क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल रीजन में भी इसको उगाया जा सकता है, रबर का उत्पादन किया जा सकता है। उसके अलावा सब ट्रॉपिकल रीजन क्या है? जैसे कि ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इसमें मान लीजिए कि 5 से 10 डिग्री ऊपर और 5 से 10 डिग्री नीचे, तो ये जो इसके आसपास का एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का, ये कहलाता है सब ट्रॉपिकल रीजन। तो रबर जो है ये एक इक्विटोरियल क्रॉप है, लेकिन इसकी जो खेती है, जो उत्पादन है, ये कहां पर किया जाता है? यहां पर भी किया जा सकता है, ट्रॉपिकल रीजन हो या फिर सब ट्रॉपिकल रीजन हो, इन एरिया के अंदर रबर का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखिए, रबर के उत्पादन के लिए यानी कि इसकी क्रॉप के लिए जब अगर रबर का उत्पादन करना है तो रबर की प्लांटेशन करनी होगी, रबर प्लांट की। तो रबर प्लांट की प्लांटेशन ऐसे भागों में की जाएगी जहां पर की जो क्लाइमेट है वो मॉइस्ट होना चाहिए, उसके अलावा ह्यूमिड भी होना चाहिए, यानी कि नम और आर्द्र जलवायु इसके लिए चाहिए होती है रबर के लिए। उसके बाद देखिए, अगर और बात की जाए तो टेम्परेचर किस तरीके का चाहिए?
तो रबर की फसल के लिए जो टेम्परेचर है ये ज्यादा चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, यानी कि ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए। उसके अलावा क्लाइमेट के अंदर मॉइस्चर बहुत ज्यादा होना चाहिए। उसके अलावा ह्यूमिडिटी की भी रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल की अगर बात करें तो पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है रबर प्लांट को। तो रेनफॉल जो है ये 200 सेंटीमीटर एनुअल से भी अधिक होना चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। अब ये जो कंडीशन है, यानी कि जो वहां का एटमॉस्फेयर है ये मॉइस्ट और ह्यूमिड होना चाहिए। टेम्परेचर जो है ये ज्यादा होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। उसके अलावा जो वर्षा का वार्षिक वितरण है ये भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन कहां पर मिलती है? 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास के एरिया में मिलती है। यही कारण है कि यहां के जो एरिया हैं ये यहां पर रबर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस की है कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि किस तरीके की मिट्टी पर जो रबर का प्लांट है ये अच्छी तरह से ग्रो करता है, तो इसके लिए आवश्यकता होती है हमें, देखिए, दोमट मिट्टी भी हो सकती है जिसे कि आप लोग लोमी सॉइल बोलते हैं, चाहे वो लाल मिट्टी हो, रेड सॉइल, या फिर लेटराइट मिट्टी के अंदर भी रबर का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर आपने ये सब चीजें देखी। उसके बाद देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि रबर उत्पादन में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो ये कौन सा है? थाईलैंड। थाईलैंड जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? रबर का इन वर्ल्ड। तो थाईलैंड ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर वियतनाम। और अगर हमारे देश के बारे में पूछा जाए कि रबर उत्पादन में भारत की कौन सी रैंकिंग है, तो भारत आता है चौथे स्थान पर। तो फोर्थ पोजीशन जो है ये किसकी है? हमारे देश भारत की, इंडिया फोर्थ पोजीशन पर आता है रबर प्रोडक्शन के अंदर, फोर्थ पोजीशन में। उसके बाद देखिए, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में प्रथम है, रबर उत्पादन में पहला राज्य है केरल। ये चीज याद रखनी है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया की क्या रैंकिंग है रबर प्रोडक्शन में? तो फोर्थ पोजीशन पर है। उसके अलावा कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो ये है केरल। ऐसी चीजें याद रखनी है। केरल जो है ये पहले नंबर पर है। उसके बाद तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, और आप लोग देखेंगे कि जो अंडमान और निकोबार है यहां के भी कुछ एरिया पर रबर का उत्पादन किया जाता है। उसके अलावा देखिए, मेघालय का जो गारो हिल्स वाला एरिया है यहां पर भी रबर प्रोडक्शन किया जाता है। अब रबर से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है कि सेंट्रल रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो ये कहां पर है? कोटायम है। कोटायम केरल के अंदर है। तो यहां पर क्या है? सेंट्रल रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहां पर? कोटायम के अंदर। तो रबर से संबंधित इतना ही था। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ ऐसी नॉन फूड क्रॉप जिनसे कि हमें क्या मिलता है? फाइबर मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? फाइबर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनसे कि हम लोगों को फाइबर मिलेगा, रेशा मिलेगा। तो ऐसी 4 महत्वपूर्ण फसलें हैं जो कि भारत के अंदर पाई जाती है, जिससे कि हम लोगों को फाइबर मिलता है। अब ये कौन कौन सी है, इस चीज को देखेंगे तो इसके एग्जाम्पल है जैसे कि कॉटन। सबसे बड़ा जो फाइबर का एग्जाम्पल है ये है कॉटन। कॉटन के बाद देखिए जूट, जिसे कि पटसन कहा जाता है। उसके अलावा हेम्प, जिसे कि सन कहा जाता है। हेम्प जो है ये देखिए, देखने में एक भांग की तरह का पौधा होता है। जो भांग का पौधा होता है ना, ठीक उसी तरीके का होता है। तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? सन भी कहा जाता है। उसके अलावा फाइबर की अगर बात की जाए तो फाइबर कहां से मिलता है? जो नेचुरल सिल्क है उससे फाइबर मिलता है। अब यहां पर मैंने 4 फाइबर देने वाली चीजों के नाम लिखे हैं, लेकिन जो पहले 3 नाम हैं, कॉटन, जूट और हेम्प, ये क्या है? ये जो फाइबर है ये ड्राइव होता है कहां से? प्लांट सोर्स से। ठीक है, प्लांट को
ग्रो किया जाएगा, उससे हमें मिलेगा फाइबर। लेकिन यहां पर जो सिल्क लिखा गया है ये प्लांट सोर्स से नहीं मिलता है। सिल्क किससे मिलेगा? सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से। जो कोकून होता है ना, कोकून होता है सिल्क वॉर्म का, यानी कि रेशम कीट से हम लोगों को मिलता है। और रेशम कीट आमतौर पर जो शहतूत है, जो शहतूत का पेड़ होता है उसकी पत्तियों पर पाया जाता है और उसके कोकून से क्या बनाया जाता है? सिल्क बनाया जाता है। रेशम कीट के पालन की जो स्टडी होती है, अगर आप रेशम कीट सिल्क वॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, इस टाइप की चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन की इसमें क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। ये तीन जो एग्जाम्पल लिखे हैं ये क्या है? प्लांट सोर्स से हमें मिलते हैं, कपास, जूट और उसके अलावा सन। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कॉटन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो कॉटन जो है इसको देखिए सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है। कॉटन को क्या कहते हैं? सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है। और कॉटन जो है ये मूल रूप से भारतीय प्रजाति का ही पौधा है। जैसे कि रबर के बारे में हमने पढ़ा था, तो रबर जो है ना ये मेनली पहले कहां पाया जाता था? जो अमेज़न बेसिन है, केवल यहां के जंगलों तक ही सीमित था। यहां पर बड़े पैमाने पर पाया जाता था, जंगली रूप में उगा करता था। उसके बाद ये अलग अलग भागों में फैल गए हैं। तो कॉटन प्लांट जो है ये भारतीय मूल का ही पौधा है और इसे ही क्या कहते हैं? सिल्वर फाइबर भी कहा जाता है। इससे व्हाइट कलर का जो रेशा मिलता है ये क्या कहलाता है? सिल्वर फाइबर कहलाता है। कॉटन के बारे में आप सब लोगों को पता है कि कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, जो कपड़ा उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये सब डिपेंड है कॉटन के ऊपर ही है। यानी कि कॉटन जो है ये एक रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। उसके बाद देखिए कॉटन के बारे में महत्वपूर्ण चीज है कि कॉटन जो है ये एक खरीफ की फसल है। कॉटन जो है ये खरीफ के सीजन में उगाया जाता है। खरीफ का सीजन कौन सा है? जो कि ऑनसेट ऑफ मानसून से स्टार्ट होता है, सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो कॉटन क्या है? एक खरीफ की फसल है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जैसे कि तमिलनाडु है, यहां पर कॉटन जो है ये खरीफ और रबी दोनों फसलों के रूप में उगाया जाता है। ऐसा क्यों है थोड़ी देर बाद आप लोग समझ जाएंगे। तो अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कॉटन जो है मेनली एक खरीफ क्रॉप है। उसके अलावा मैंने बताया कि जो तमिलनाडु है यहां पर रबी और खरीफ दोनों ही सीजन में कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले आप लोग एक चीज और जान ले कि कॉटन जो है ये ट्रॉपिकल और जो सब ट्रॉपिकल रीजन है यहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। ये क्रॉप की कल्टीवेशन की जाती है। कौन कौन से रीजन बताए हैं? ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। यहां पर क्या किया जाता है? कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है। ट्रॉपिकल कौन सा है? यही है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री के बीच का जो एरिया है ये ट्रॉपिकल है। और ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है इसके 5 से 10 डिग्री ऊपर नीचे तक का जो भाग है इसे सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से 23.5 डिग्री साउथ के साथ भी यही है, तो इसे क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल। तो कॉटन जो है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर इसका कल्टीवेशन किया जाता है। उसके बाद देखिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या है। कॉटन कल्टीवेशन के लिए जो टेम्परेचर है ये कितना चाहिए? टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है ये इसको जरूरत होती है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कम टेम्परेचर के अंदर जो कॉटन प्लांट है इसकी ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, ग्रोथ इसकी रुक जाती है। तो अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम आया तो ये क्या करेगा? जो कॉटन प्लांट है इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट जो है ये ग्रो नहीं करेगा। यही रीजन है कि देखिए वैसे कॉटन क्या है? खरीफ की फसल है, लेकिन जो तमिलनाडु वाले इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं यहां पर क्या है? टेम्परेचर जो है साल भर एक जैसा बना रहता है, यानी कि अधिक टेम्परेचर रहता है। तो यही कारण है कि तमिलनाडु जैसे राज्यों में
जो कॉटन कल्टीवेशन है ये रबी और खरीफ दोनों सीजन के अंदर किया जाता है। जबकि अगर आप लोग बात करें जो नॉर्थ इंडिया है, यहां पर पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहां पर भी कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है। तो यहां पर क्या है, ये एक खरीफ की फसल होती है। टेम्परेचर जो है 21 से 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, प्लांट ग्रो नहीं करेगा, उसके बाद जो पैदावार है वो अच्छी नहीं होगी। 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉटन प्लांट के लिए ठंड जो है ये बिल्कुल अच्छी नहीं रह सकती। इसीलिए जो कॉटन प्लांट है इसको 210 दिन ऐसे चाहिए जब ठंड ना हो, यानी कि 210 डेज इसको फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए, यानी कि 210 दिन पाला रहित दिन चाहिए। जिस दिन ठंड ना पड़े ऐसे कितने दिन चाहिए, लगभग 210 दिन के करीब ऐसे दिन चाहिए जब टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना जाए, नहीं तो क्या होगा, ग्रोथ इसकी कम हो जाती है। उसके बाद अगर वर्षा की बात करें तो ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कॉटन कल्टीवेशन में 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा पर्याप्त है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। अगर किन्हीं भागों में इतनी वर्षा भी नहीं होती है, अगर इरिगेशन फैसिलिटी अच्छे लेवल की है, तो वहां पर भी कॉटन कल्टीवेशन अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अब अगर हम लोग बात करें कि किस प्रकार की मिट्टी में कॉटन कल्टीवेशन बेस्ट होता है, तो कॉटन के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मिट्टी जानी जाती है वो कौन सी है, काली मिट्टी। जो ब्लैक सॉइल है इसके अंदर कॉटन कल्टीवेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो सॉइल की अगर बात करें तो इसके लिए गहरी काली मिट्टी यानी कि डीप ब्लैक सॉइल इसके लिए जरूरत होती है। और भारत के किन एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है आपको पता है, जो दक्कन का पठार है यहां पर और जो मालवा का पठार है, खासकर ये वाला रीजन है, ये काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर कॉटन कल्टीवेशन अच्छे से किया जाता है। तो ब्लैक सॉइल की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि जो दक्कन का पठार है, यानी कि जो दक्कन का पठार हो गया और उसके अलावा जो मालवा है, मालवा वाला रीजन है, जो मालवा और दक्कन का पठार है, ये काली मिट्टी यहां पर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, लावा निर्मित चट्टानों से बनती है। तो यहां पर कॉटन कल्टीवेशन अच्छा किया जाता है। यही कारण है कि जो काली मिट्टी है इसको काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कपास की पैदावार यहां पर अच्छे तरीके से होती है। उसके बाद देखिए काली मिट्टी हो तो भी ये बहुत अच्छी है। उसके बाद जो एलुवियल सॉइल है यहां पर भी कॉटन कल्टीवेशन किया जा सकता है। जो गंगा और सतलुज का मैदान है यहां पर क्या है कि एलुवियल सॉइल है, तो यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा यूपी वाला क्षेत्र है, तो यहां पर क्या है, एलुवियल सॉइल के अंदर भी अच्छी तरह से प्रोडक्शन होता है कॉटन का। एलुवियल सॉइल के अंदर भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो दो तरीके की मिट्टी। उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉटन का, तो हमारा देश भारत ही पहले नंबर पर आता है कॉटन प्रोडक्शन के मामले में। उसके बाद अगर राज्यों की बात करें कि किन किन राज्यों में कॉटन प्रोडक्शन किया जाता है इंडिया में, तो देखिए ये किया जाता है बड़े लेवल पर महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कपास उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो देखिए वैसे तो आमतौर पर जो महाराष्ट्र और गुजरात है इनमें से ही एक राज्य पहले नंबर पर रहता है। किसी साल आप लोग देखेंगे कि गुजरात प्रथम है, किसी साल महाराष्ट्र प्रथम है। तो ये चीज आप लोगों को देख लेनी है जब एग्जाम हो। तो महाराष्ट्र, गुजरात, इसी तरीके से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उसके अलावा देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा बताया मैंने अभी, और उसके अलावा यूपी। यहां पर क्या किया जाता है, कॉटन कल्टीवेशन बड़े पैमाने पर किया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये भारत के अंदर बड़े राज्य हैं जो कि क्या करते हैं, कॉटन का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर करते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, तो ये कहां पर है, देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च यानी कि CICR, ये कहां पर है, ये है नागपुर के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो ये कॉटन के बारे में था। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइबर क्रॉप के बारे में। तो ये है जूट।
जूट जिसे कि आप लोग पटसन बोलते हैं, पश्चिम बंगाल वगैरह में स्थानीय भाषा में इसको पटुआ भी कहा जाता है। तो जूट के बारे में आप लोगों को पता है कि जो आप देखिए रस्सी देखते हैं, बोरी है, सूतली वगैरह बनाई जाती है, धागे, ये सब किससे बने होते हैं? जूट से बने होते हैं, पटसन से बने होते हैं। जिस तरीके से हमने कॉटन को क्या कहा था? सिल्वर फाइबर कहा था। ठीक उसी तरीके से जूट जो है इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जूट को हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। सुनहरी रेशा भी इसको कहा जाता है, किसको? जूट को। उसके बाद देखिए जूट का कल्टीवेशन किस तरीके से किया जाता है, ये चीजें देखिए। तो सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए जो भारत के अंदर जूट का जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है, ये कौन है? पश्चिम बंगाल है। अब पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए जूट की जो फसल है, जो जूट का पौधा है, ये आमतौर पर देखिए एक सीधा तने के रूप में होता है, पत्तियां इसके ऊपर कम रहती है। तो इस तरीके से ये जूट का पौधा है और इसकी हाइट देखिए 10 से लेकर 12 फीट तक इसकी हाइट होती है। तो जब ये पूरी तरह से इसकी हाइट हो जाती है, उसके बाद जब इसके फूल आने लगते हैं, यानी कि फूलों में जब तक बीज नहीं बनते हैं, उस समय इसकी कटाई कर ली जाती है। जूट इस तरीके से, इस जूट का प्लांट है, ठीक नीचे से यहां से इसकी कटाई कर ली जाती है। अब काटने के बाद जब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो उस समय में इसके आसपास बहुत सा पानी चाहिए होता है, पानी की इसको जरूरत होती है। तो देखिए मई अगस्त के करीब, मई से अगस्त के सीजन के अंदर ये उगाया जाता है। मई से अगस्त तक ये उगाया जाता है, यानी कि जूट कल्टीवेशन की जाती है। उसके बाद देखिए यहां पर टेम्परेचर भी जो है इसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक इसी तरह से हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट होती है। रेनफॉल जो है ये भी ज्यादा चाहिए होता है। वर्षा जो है 160 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ज्यादा पानी की इसमें आवश्यकता होती है। जब ये फसल कट, ये मैंने कि तैयार हो गई है, पककर, मैंने आपको बताया कि इसको काट लिया जाता है और बहुत से पौधों को साथ में मिलाकर एक बंडल बना लिया जाता है। बंडल बनाने के बाद इन बंडलों को पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए। ठीक है, जहां पर पानी इकट्ठा रहता है ना, वहां पर इसको रख दिया जाता है पानी के ऊपर। कुछ वजन डाल दिया जाता है जिससे कि थोड़ा थोड़ा ये हल्का सा नीचे डूबे रहते हैं। ठीक है, वहीं की मिट्टी निकालकर इसके ऊपर डाल दी जाती है। मिट्टी में बहुत से कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, कीट पतंगे, जो कि क्या करते हैं, इसकी रेटिंग प्रारंभ करते हैं, यानी कि ये फसल जो है पानी के अंदर डालने के बाद ये सड़ना प्रारंभ हो जाती है। यानी कि देखिए 10 से 15 दिन, या आप लोग कहिए 10 से 20 दिन इसको पानी में डालकर रखा जाता है, जहां पर इसकी रेटिंग प्रारंभ होती है, यानी कि ये सड़ना प्रारंभ होता है। 15-20 दिन बाद जब ये सड़ जाता है तो क्या किया जाता है, इसकी छाल उतार ली जाती है। ये जो तना है, जो पानी में डूबे हुए हैं, पानी में गिरे हुए हैं जो बंडल, इनकी छाल उतार ली जाती है। इसी छाल को ही बाद में सुखाया जाता है। सुखाकर प्रोसेस कर इसी से क्या बनता है, फाइबर तैयार किए जाते हैं, रेशे बनाए जाते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं, जूट कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि विश्व में कौन सा देश जूट प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है, तो हमारा देश भारत पहले नंबर पर आता है जूट प्रोडक्शन के अंदर। वर्ल्ड लेवल पर जितना जूट का प्रोडक्शन किया जाता है उसका अकेले 60% जो है ये इंडिया के द्वारा किया जाता है। टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का 60% इंडिया के द्वारा दिया जाता है। यही कारण है कि भारत जो है जूट उत्पादन में पहले नंबर पर है। भारत के अंदर भी कौन सा राज्य पहले नंबर पर आता है, अभी मैंने बताया पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, ये पहले नंबर पर आता है। भारत में जितनी भी जूट का उत्पादन किया जाता है उसका 70% जो है ये अकेले पश्चिम बंगाल के द्वारा किया जाता है। पश्चिम बंगाल में भी एक जगह है जिसका की नाम है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो है अकेला वो पश्चिम बंगाल का भी 80% जूट उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मुर्शिदाबाद कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। इतिहास में पढ़ा होगा, ठीक है, मुर्शिदाबाद बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खान के बारे में, जिसने मुर्शिदाबाद इसकी स्थापना की थी। तो मुर्शिदाबाद और जैसे कि नदिया जिले हैं, ये क्या है, पश्चिम बंगाल में
कॉटन प्रोडक्शन में आगे हैं, ठीक है। 80% अकेला कौन करता है? मुर्शिदाबाद। तो पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है। इसके अलावा और कौन से राज्य है जहां पर कि जूट कल्टीवेशन किया जाता है? तो देखिए असम, असम के अंदर जूट कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक इसी तरीके से त्रिपुरा, उसके बाद मेघालय, तो ये कुछ राज्य है, जैसे कि और भी है, उड़ीसा है और बिहार। यहां पर क्या किया जाता है? जूट कल्टीवेशन किया जाता है, जूट यहां से तैयार किया जाता है। अब किस तरीके की मिट्टी जो है जूट उत्पादन के लिए, जूट कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है? तो कौन सी? जैसे कि जो रिवर बेसिन है, या फिर आप लोग कहिए कि जो डेल्टा वाले एरिया है यहां पर, क्योंकि यहां पर पानी की कमी नहीं रहती है। जो गंगा वाला डेल्टा है, यहां पर क्या किया जाता है? बड़े पैमाने पर जूट कल्टीवेशन किया जाता है। या आप लोग कहिए कि जो रिवर बेसिन है, रिवर बेसिन की मिट्टी क्या रहती है? बहुत अच्छी रहती है जूट कल्टीवेशन के लिए। तो रिवर बेसिन है, जैसे कि उसके अलावा एलुवियल सॉइल या फिर लोमी सॉइल हो, ये सब क्या है? दोमट मिट्टी जूट कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है। उसके बाद एक चीज और याद रखेंगे कि नेशनल जूट बोर्ड, नेशनल जूट बोर्ड ये कहां पर है? ये है कोलकाता के अंदर है। ये चीज ध्यान रखनी है, इस तरीके की चीजें पूछी जाती है। नेशनल जूट बोर्ड कहां पर है? कोलकाता के अंदर है। तो ये आज की क्लास थी। एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि क्या चीज हमने डिस्कस की। हमने डिस्कस किया है नॉन फूड क्रॉप के बारे में डिस्कस किया है। पहली क्रॉप कौन सी है? रबर। रबर का प्लांट जो होता है उस पर कहीं पर भी कट लगाते हैं, एक मिल्क निकलता है जिसे कि लेटेक्स कहा जाता है। लेटेक्स को ही प्रोसेस करके क्या बनता है? रबर बनता है। इसी रबर का इस्तेमाल किया जाता है जो रबर इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा। उसके बाद रबर जो है इक्वेटोरियल क्रॉप है, लेकिन ये ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन के अंदर भी उगाई जा सकती है। रबर के लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर चाहिए। उसके अलावा जो रेनफॉल है ये भी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए। उसके अलावा मिट्टी जो है लूमी रेड लेटराइट मिट्टी में होता है। रबर उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है? तो ये है थाईलैंड। भारत की कौन सी पोजीशन है? चौथे स्थान पर है। भारत का कौन सा राज्य रबर उत्पादन में पहले नंबर पर है? तो ये कौन सा है? केरल। रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? कोटायम में है, केरल के अंदर। दूसरा हमने पढ़ा था फाइबर क्रॉप के बारे में, कॉटन, जूट, हेम। ये तीनों क्या है? प्लांट सोर्स से ड्राइव्ड होती है, जबकि सिल्क जो है ये सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म की स्टडी जो है ये क्या कहलाती है? सेरीकल्चर कहलाती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉटन के बारे में। कॉटन को सिल्क फाइबर भी कहा जाता है, खरीफ की क्रॉप है ये। उसके अलावा जो ट्रॉपिक और जो सब ट्रॉपिकल एरिया है यहां पर इस फसल को उगाया जाता है। टेम्परेचर 21 से 30 डिग्री तक की रिक्वायरमेंट होती है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से कम आता है तो इस फसल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसीलिए 210 दिन ऐसे चाहिए, फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए। किसके लिए? कॉटन कल्टीवेशन के लिए। कॉटन कल्टीवेशन के लिए कौन सी मिट्टी बेस्ट है? तो वो है ब्लैक सॉइल है, याद रखना है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन। उसके बाद दक्कन का पठार और मालवा का पठार, ये काली मिट्टी के रीजन है, यहां पर ये फसल होगी। उसके बाद जो एलुवियल सॉइल वाले रीजन है, गंगा सतलुज का जो मैदान है, यहां पर भी कॉटन कल्टीवेशन किया जाता है। कौन सा राज्य कॉटन उत्पादन में पहले नंबर पर है? तो महाराष्ट्र और गुजरात में से एक रहता है। जैसे कि गुजरात, अगर ऑप्शन में गुजरात है, महाराष्ट्र आप देख लेंगे तो ये। उसके अलावा कॉटन प्रोडक्शन में भारत देश जो है ये पहले नंबर पर है। उसके बाद दूसरी हमने फाइबर क्रॉप डिस्कस की जिसे कि हम लोगों ने जूट कहा, पटसन कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है? मई अगस्त में इसको उगाया जाता है फसल को। उसके बाद देखिए ये जो प्लांट है इसको काट कर पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है। पानी के अंदर इसकी रेटिंग होती है, सड़ने की प्रक्रिया। तो ये जो रेटिंग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि फसल को उगाने के जो 4 महीने हैं ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि ये 10 से 20 दिन होते हैं। अगर रेटिंग अच्छे तरीके से होती है तो फाइबर जो है वो अच्छे क्वालिटी का मिलेगा, कलर भी अच्छा होगा। जूट उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है, ग्लोबल लेवल का 60% प्रोडक्शन करता है। भारत में भी पश्चिम बंगाल जो है ये पहले नंबर पर आता है। इसके अलावा ये कुछ स्टेट है जहां पर की प्रोडक्शन किया जाता है। रिवर बेसिन, एलुवियल सॉइल, यहाँ की जो मिट्टी है ये जूट प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। नेशनल जूट बोर्ड कहां पर है? ये
कोलकाता के अंदर है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। तो वीडियो को आप लोग जरूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर करें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।